सही समय पर सही काम करने का हुनर ही सफलता की कुंजी है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके दिन का कौन सा समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है? या फिर आपको कब ब्रेक लेना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी फिर से रिफ्रेश हो सके? हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। कभी कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन कई बार हमारा मूड खराब हो जाता है और काम करने में मन नहीं लगता। ज़्यादातर लोग जब अच्छा महसूस करते हैं तब वो बड़े फैसले ले लेते हैं, मगर बाद में जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो अपने फैसलों पर टिके नहीं रह पाते। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? तो इन्हीं समस्याओं का हल लेकर मैं राजविंदर सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब पर। और आज जिस किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं उसका नाम है वैन, जिसे लिखा है डैनियल एच पिंक ने। डैनियल एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी 4 किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। वे 2014 से नेशनल ज्योग्राफी चैनल के सोशल साइंस प्रोग्राम क्राउड कंट्रोल के होस्ट और को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की किताब वैन बाय डैनियल एच पिंक, ओनली ऑन फ्रॉम किताब। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का कौन सा समय सबसे प्रोडक्टिव होता है, या फिर आप किस वक्त सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, और कब आपकी एनर्जी सबसे कम होती है? क्या आपको पता है कि आपका मूड दिन के अलग अलग हिस्सों में कैसे बदलता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए कार्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने एक बड़ी दिलचस्प स्टडी की। उन्होंने लोगों के भावनात्मक बदलाव को समझने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया। वे ये जानना चाहते थे कि दिन के किस समय लोग ट्वीट से अधिक नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते हैं। रिसर्चरों ने 2 साल में लगभग 50 करोड़ ट्वीट्स का विश्लेषण किया और पाया कि जब लोग सुबह के समय ट्वीट करते हैं तो उनके शब्दों में नकारात्मकता बहुत कम होती है। यानी सुबह के वक्त लोगों के ट्वीट में तनाव या चिंता जैसे जुड़े शब्द कम पाए जाते हैं। दोपहर के समय लोगों का मूड सबसे ज़्यादा खराब होता है, लेकिन शाम होते होते उनका मूड फिर से ठीक होने लगता है। ये हमें भी महसूस होता है। सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, दोपहर में थोड़ी थकान और तनाव महसूस होता है, और शाम को एनर्जी फिर से वापस आने लगती है। हालांकि ट्विटर के परिणाम पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माने जा सकते, क्योंकि वहां ट्वीट्स की भावनाओं का आंकलन केवल शब्दों के आधार पर किया गया। हो सकता है कुछ नकारात्मक शब्द मजाक या व्यंग के रूप में भी इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन अन्य स्टडीज भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि दिन के अलग अलग समय में हमारा मूड और प्रोडक्टिविटी बदलती रहती है। डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल करके कई साइकोलॉजिस्ट ने इस बात का अध्ययन किया कि एक व्यक्ति अपने दैनिक कामों में किस समय सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने पाया कि लोग आमतौर पर सुबह और शाम के समय सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके विपरीत दोपहर के समय सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, जबकि सुबह के वक्त सबसे कम, और शाम को वो फिर से कम होने लगती है। इसका असर हमारी कार्यक्षमता पर सीधा पड़ता है। अमेरिका के एक बिजनेस स्कूल के 3 प्रोफेसर ने 26,000 अर्निंग कॉल्स का विश्लेषण किया। ये कॉल्स कंपनियों के सीईओ और निवेशकों के बीच होती है, जिसमें वे कंपनी के फायदे और भविष्यों की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। उन्होंने देखा कि जब ये कॉल्स दोपहर के वक्त की जाती हैं तो उनमें अधिकतर नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है, लेकिन जब ये कॉल्स सुबह के वक्त होती हैं तो नेगेटिविटी न्यूज़ कम हो जाती हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपको कोई महत्वपूर्ण कॉल करनी है या कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसे सुबह के वक्त करना चाहिए, जब आपकी एनर्जी और मूड सबसे अच्छे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने दिन को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले खुद को समझना कितना ज़रूरी है? हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि सभी की पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए दिन का कौन सा समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस दुनिया में लगभग 25% लोग ऐसे होते हैं जो दिनचर्या के सामान्य तरीके से नहीं चलते। इन 25% लोगों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है उल्लू यानी नाइट आउल्स, और दूसरे हैं लार्क्स यानी अर्ली बर्ड्स। उल्लू वे लोग होते हैं जो रात के समय ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं,
उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन जैसे लोग रात में अधिक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहते हैं। वे रात के 9 बजे के बाद ज़्यादा सक्रिय होते हैं और दिन के समय उनका काम में मन नहीं लगता। ऐसे लोग अक्सर तनावग्रस्त होते हैं, लेकिन वो अधिक क्रिएटिव भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लार्क्स वे व्यक्ति होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और सूरज उगने से पहले ही अपने सबसे अच्छे काम कर लेते हैं। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं और अक्सर खुशी महसूस करते हैं। वे रात को जल्दी सोने में यकीन रखते हैं ताकि सुबह तरोताज़ा होकर अपने काम को अच्छे से कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि आप इनमें से कौन हैं? अगर आप उन 60 से 80% लोगों में से हैं जो सुबह के समय ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, तो दिन चढ़ते चढ़ते थकान महसूस करने लगते हैं। तो अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सुबह के शेड्यूल में करें। जिन कामों में गहराई से सोचने या ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, उन्हें सुबह के समय ही करें। वहीं अगर आप एक उल्लू हैं, तो रात के वक्त अपने ज़रूरी कामों को पूरा करें, जब आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और एनर्जेटिक होते हैं। अगर आप एक लार्क हैं, तो सुबह जल्दी उठकर अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप उल्लू हों या लार्क, दोपहर का समय किसी भी महत्वपूर्ण काम को ना करें। दोपहर के वक्त हमारी एनर्जी सबसे कम होती है और हम में से ज़्यादातर लोग उस समय सही ढंग से काम नहीं कर पाते। अपने समय को समझें और उसे अपने हिसाब से व्यवस्थित करें ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें और बेहतर परिणाम पा सकें। क्या आपको लगता है कि लगातार काम करने से आप ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं? दरअसल सच इसके बिल्कुल विपरीत है। ब्रेक लेने से ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हों, उल्लू हों या लार्क, समय समय पर ब्रेक लेना आपकी सफलता की चाबी बन सकता है। अलग अलग उम्र के लोगों का काम करने का समय भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए बच्चे और बुजुर्ग आमतौर पर सुबह जल्दी उठकर काम करना पसंद करते हैं, जबकि टीनेजर 18 से 11 साल के बच्चे रात के वक्त अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। यही कारण है कि किशोर अक्सर रात में ज़्यादातर जागते हैं और सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। सुबह का समय उनके लिए कम प्रोडक्टिव होता है, इसीलिए पहले पीरियड में उनका मन कम लगता है। टाइम की इस इम्पॉर्टेंट भूमिका को अब धीरे धीरे समझा जा रहा है। डेनमार्क में एक रिसर्च में पता चला है कि अगर बच्चों का टेस्ट गलत समय पर लिया जाता है तो उनके मार्क्स कम आते हैं। यही पैटर्न हमें हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलता है। हॉस्पिटल का स्टाफ दोपहर के वक्त अपने काम में अधिक गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए दोपहर के वक्त अस्पताल का स्टाफ अपने हाथ को 38% कम साफ करते हैं और उनसे 4% से ज़्यादा गलतियां होती हैं। यही गलतियां अमेरिका में सालाना 6 लाख से अधिक केसों का कारण बनती है, जिन्हें रोका जा सकता था। इस वजह से लगभग $12 अरब का नुकसान होता है। खासकर हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर गलतियां शाम के 3 बजे से 4 बजे के बीच में होती हैं, जबकि सुबह 9 बजे के आसपास उनसे गलतियां सिर्फ 1% से भी कम होती हैं। स्कूल में बच्चों के कम मार्क्स और हॉस्पिटल में आने वाली गलतियों का एकमात्र समाधान है सही समय पर ब्रेक लेना। डेनमार्क में जब बच्चों को दोपहर टेस्ट लेने से पहले 20 से 30 मिनट का ब्रेक दिया गया तो उनके मार्क्स में सुधार देखा गया। इसी तरह जब डॉक्टर और नर्स समय समय पर ब्रेक लेते हैं तो उनसे गलतियां कम होती हैं। खासकर जब ऑपरेशन से पहले कोई डॉक्टर अपनी टीम से ये बात कर लेता है कि तय कर लेता है कि किसने क्या काम कब करना है, तो ऑपरेशन के दौरान बहुत कम गलतियां देखी गई हैं। इन सब बातों से एक चीज़ सीखने को मिलती है, चाहे आपका काम कितना भी ज़रूरी हो, समय समय पर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये ना केवल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपको गलतियों से भी बचाता है। क्या आपको भी लगता है कि बिना रुके लगातार काम करना सबसे अच्छा तरीका है? अगर हाँ, तो शायद आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। रिसर्च से पता चला है कि छोटे ब्रेक या नैप्स लेने से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं और आप अधिक प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कई स्कूलों में यह सोचकर बच्चों को रिसेस नहीं दिया जाता कि इससे उनके ग्रेड्स बेहतर होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि लगातार काम करते रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत असर पड़ता है, जबकि छोटे छोटे ब्रेक लेना आपके लिए ज़्यादा कारगर हो सकता है। डेस्कटाइम नामक एक कंपनी जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बनाती है, उसके डेटा के अनुसार सबसे अच्छा तरीका है कि 52 मिनट काम करने के बाद आपको 17 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि आप इस समय तालिका को सख्ती से पालन करें।
आप हर घंटे के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इन 5 से 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, बाहर टहलने जा सकते हैं या बस खुद को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इन ब्रेक्स के दौरान आपको फ़ोन या ईमेल से दूर रहना है, प्रकृति में घूमना है, खासकर पेड़ों या पंछियों के बीच अपने तनाव को कम करना है। इससे आपका मूड बेहतर होगा। अगर आप किसी दोस्त के साथ प्रकृति में समय बिताते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा छोटे नैप्स लेना भी आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नैप लेने के बाद वो सुस्त महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 20 मिनट या उससे ज़्यादा सोते हैं। अगर आप सिर्फ 20 मिनट या उससे कम समय के नैप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपको लगभग 3 घंटे का फोकस मिलता है और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सोने से पहले 1 कप कॉफ़ी पी लें तो इसका असर और भी बेहतर हो सकता है। इसका कारण ये है कि कैफीन को आपके शरीर में काम करने के लिए लगभग 20 मिनट का समय लगता है। तो अगर आप नैप लेने से पहले 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो जब आप उठेंगे तब आप ज़्यादा एनर्जेटिक और फोकस महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप काम के बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं या नैप्स लेते हैं तो आप ना केवल अधिक उत्पादक बनते हैं बल्कि अच्छा महसूस करते हैं। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको एक सटीक योजना की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप संभावित समस्याओं और चुनौतियों को पहचानें। अक्सर हम नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में इनके नाकाम होने की संभावनाओं पर ध्यान नहीं देते और सीधे सफल होने का सपना देखते हैं। हालांकि प्रीमॉर्ट अप्रोच अपनाने से पहले आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। प्री मॉर्टम अप्रोच का मतलब है कि प्रोजेक्ट के मरने से पहले उसकी असफलता के संभावित कारणों पर विचार करना। जैसे हम किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं, उसी तरह प्रोजेक्ट में आने वाली समस्याओं को पहले से पहचानकर उन्हें रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। इससे आपके प्रोजेक्ट की सफल होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। जब हम किसी काम की योजना बनाते हैं तो अक्सर हम शुरुआत और अंत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बीच के हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में अधिकतर काम तब तेज गति से पूरे होते हैं जब वे अपने बीच के हिस्से में पहुंचते हैं। इस अवधारणा को कानी ग्रसी ने ऑफो इफेक्ट का नाम दिया है। उन्होंने अस्पतालों, बैंकों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के काम करने के तरीकों का अध्ययन किया और पाया कि शुरुआत में काम धीमी गति से होता है, लेकिन जब काम डेडलाइन के पास पहुंचता है तो सभी लोग तेजी से काम करने लगते हैं। बास्केटबॉल जैसी खेलों में भी इस पैटर्न को देखा गया है। जब खेल के आधे समय के बाद कोई टीम सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे होती है तो उसकी जीतने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि वे हार रहे हैं और इस डर से वे तेजी से खेलने लगते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी टीम के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो बीच के समय पर उन्हें प्रेरित करें। ये वो समय होता है जब वे अपनी ऊर्जा और ध्यान को बढ़ा सकते हैं और प्रोजेक्ट को तेजी गति से और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दें कि डेडलाइन के नज़दीक आने पर सतर्क रहें। जब डेडलाइन करीब आती है तो बहुत से लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता गिर सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी टीम के साथ बार बार संवाद बनाए रखना होगा। अपने कर्मचारियों को प्रोजेक्ट के लक्ष्य और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में बताते रहें ताकि वे समझ सकें कि आखिर उन्हें क्या और क्यों हासिल करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आधा समय बीतने के बाद भी लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें प्रेरित कीजिए। उन्हें अपनी शुरुआत की और उनके उद्देश्य याद दिलाएं। याद रखें, इस समय में नई आइडियाज़ और नए रणनीति से थोड़ा बच के रहें। जो तरीका पहले से काम कर रहा है उसी पर ध्यान दें और उसी को सुधारने की कोशिश करें। डेडलाइन नज़दीक आने पर टीम में घबराहट पैदा हो सकती है और लोग अजीब तरह के काम करने लग सकते हैं। अंत के महत्व को पहचानें। अंत हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग अक्सर अंत को खास महत्व देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अच्छे काम करता रहे लेकिन अंत में जाकर वो गलत फैसले ले और मतलबी हो जाए
और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी बुरे काम किए हों लेकिन अंत में जाकर वो अच्छा इंसान बन जाए, तो आप किसे चुनेंगे? अंत की घटनाओं का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। इस तरह से हम भी प्रोजेक्ट के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, भले ही हमने शुरुआत में धीमी गति से काम किया हो। इसके अलावा हमारी उम्र में भी एक पैटर्न देखा जाता है। जब हमारी उम्र 9 से ख़त्म होती है, यानी 19, 29, 39, 49, तब हम अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं। इन उम्रों में लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी के सबसे अलग और जोखिम भरे काम करने का फैसला लेते हैं। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि हम अंत के करीब पहुंचकर किसी भी चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं। इसलिए अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अंत तक की योजना बनाते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। समस्याओं को पहचानें, समय पर प्रेरणा दें और डेडलाइन के प्रति सतर्क रहें। ये 3 प्रमुख घटक आपके काम को सफल बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। खुद को पास्ट और फ्यूचर से जोड़ने के लिए कुछ अनोखे और सशक्त तरीके हैं जो हमें खुद की गहराइयों से जुड़ने में मदद करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी फिल्म का अंत देखते हैं जिसमें कुछ खट्टे मीठे पल होते हैं, तो वो हमें गहराई से छू जाती हैं। इस भावना का इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। इसका एक तरीका है चिट्ठियाँ लिखना। आप एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका अपना सकते हैं, जो है चिट्ठी लिखना। जब आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज से पास आउट होते हैं या फिर कोई नौकरी छोड़ते हैं, तो उस समय खुद के लिए एक चिट्ठी लिखिए। ये चिट्ठी उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो आप अगले 5 साल बाद बनने वाले हैं। इस चिट्ठी को 5 साल तक मत पढ़िए, और जब 5 साल बाद आप इसे खोलकर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 5 साल पहले आपने खुद से कैसी उम्मीदें की थी और आप खुद को कितना बदल चुके हैं। इस तरह की चिट्ठियां हमें अपने बीते समय से जोड़कर रखती हैं और ये एहसास कराती हैं कि हम अपने भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। इससे आपके अंदर एक आत्मिक जुड़ाव आता है और आपको अपने जीवन की दिशा बेहतर तरीके से समझने में मदद भी मिलती है। जब आप इस तरह से खुद को अपने पास्ट और फ्यूचर से जोड़ते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून और संतोष मिलता है। अक्सर हमें लगता है कि 5 साल बाद हम पूरी तरह से बदल जाएंगे, लेकिन जब आप इन चिट्ठियों को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप बहुत हद तक वही हैं। इससे आपको अपने भविष्य वाले खुद से जोड़ने में मदद मिलती है और आप अपने लिए नए फैसले लेने और अपने विकास को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। समय तो बहुत जल्दी से गुजर जाता है, लेकिन इस तरह की खुद के लिए लिखी गई चिट्ठियां आपको उस समय के साथ जोड़कर रखती हैं। ये आपको याद दिलाती हैं कि आपने बीते वक्त में क्या सोचा था और आप भविष्य में क्या चाहते हैं। इससे आपके जीवन पर एक गहरा अर्थ मिलता है और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को ज़्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर दोस्तों, आपने आज की समरी से जाना अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने और अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको जो बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए। अपनी दिनचर्या में ये देखिए कि कब आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, उसी समय को महत्वपूर्ण काम कीजिए। दूसरा, आपने समझा कि बीच बीच में ब्रेक लेकर अपनी खोई हुई एनर्जी को फिर से वापस हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने जाना, जब काम का आधा समय गुजर जाए तो लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि इस समय वे तेज़ी से काम करने लगते हैं। और अंत में अपनी कॉफ़ी का सही समय पर इस्तेमाल करें। इस तरह आप अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जोड़कर एक ज़्यादा संतुलित और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ आज की समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।